मतलब किसी रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिए। मतलब वो चाहते थे कि तुम बचे रहो, तुम अपनी प्रिपरेशन करो, कोई कुछ बोल देगा या फिर कोई कुछ कर लेगा, बताएगा कुछ, मान लीजिए गलती से कोई डिमोटिवेट ही कर दिया को कहा जाएगा एसडीएम साहब, कैसा लगता है खुद को? सुन के सर अभी बना नहीं हूँ सर, लेकिन सुन के तो अच्छा ही लगता है सर, क्या कहें। यूपी पीसीएस की वो अभूतपूर्व सफलता जिस पर पूरा जनपद आज गुमान कर रहा है। सीधी मुलाकात होगी गाजीपुर जनपद के एक ऐसे होनहार जिन्होंने कम उम्र में वो सफलता हासिल की और उस मिथक को तोड़ा। हम साझा करेंगे विनय कुमार उपाध्याय जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, यूपी पीसीएस 14वीं रैंक हासिल करना, क्या था ऐसा कि इसको अचीव कर पाएंगे? सर उसके लिए तो सबसे ज़्यादा भगवान का शुक्रिया अदा है कि भगवान ने हमेशा साथ दिया मेरा, मतलब हर समय मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। तो मेनली तो वही था, अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन था कि कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा। तो मेन तो यही है सर। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि आपके पिताजी आर्मी में थे जी। तो ऐसा फोकस था यार कि देश की सेवा करनी। जी। मतलब देश प्रेम बचपन से ही आपने देखा। जी। फिर मैं कहूँ वो सफर कैसा रहा आपका विनय का, वहां से लेके अब तक मैं कहूँ थोड़ा सफर के बारे में मैं जानना चाहूँ। स्टार्टिंग से ही जैसे हम लोग आर्मी कैंटोनमेंट में रहे हैं, तो पापा को देखा था आर्मी ड्रेस में, ये सब, तो हमें लगता था कि आर्मी ही ज्वाइन करनी है। सब कुछ वही था कि एनडीए जाना है, ये सब इस तरफ जाना है। तो 6th से 12th तक तो दिमाग में यही था कि बस एनडीए ही था। फिर जब रिटर्न निकला एनडीए का, तो मैंने इंटरव्यू दिया। एसएसबी इंटरव्यू में मेरा जो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैं, तो एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो फिर ये लगा कि नहीं, दोबारा देते हैं। 2-3 बार जब कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट हो गया मैं सीडीएस में भी, तो फिर अंदर से एक रियलाइजेशन हुई कि शायद फ़ौज की भर्ती मेरे लिए नहीं है या फ़ौज मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई देश सेवा ही करनी है तो आप प्रशासनिक उस तरफ जा सकते हैं। तो फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। अभी आपने मुझसे कहा एक कोविड का भी दौर था और पूरी दुनिया में कहूँ एक ऐसी महामारी थी, उससे आप कैसे निकले, फिर आगे आपने कैसे ये तैयारी की? जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2019 में ख़त्म हुआ, तो फिर मैं वहाँ दिल्ली में ही था। वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो कोचिंग में प्रिपरेशन करने के बीच में ही कोविड आ गया था। तो मेरी आधी पढ़ाई हुई थी, लेकिन फिर लॉकडाउन के टाइम के बाद मुझे वापस घर आना पड़ गया था। 2020 के लास्ट तक मैं घर आ गया था। तब घर आ गया था तो सारी प्रिपरेशन फिर मैंने घर से ही की। पहले स्टार्टिंग में ऑनलाइन कोर्सेज थे, उसके थ्रू किया। लेकिन जब मेरा यूपीएससी में 1-2 अटैम्प्ट मैंने दिए और मैं फेल हो गया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद यूपीएससी से पहले मुझे स्टेट पीसीएस की तरफ देखना चाहिए। तो स्टेट पीसीएस में जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। तो मैंने जब मेंस दिया तो मेरा 17 मार्क्स से केवल रुका था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। तो जो मुझे लगा कि जब इतने पास पहुँच ही गए हैं तो इसी पे रहते हैं, यूपीएससी पे अभी ध्यान नहीं दिया जाए। तो मैंने इसी बेसिस पे उस पर तैयारी की सर। अगर मैं विनय जी आपसे पूछूं, कभी ऐसा दौर आया हो जब आप पढ़ रहे हो, यार चूक गया मैं, यार मैं इसे पा सकता था, कभी अपने पिता से या घर पे किसी से ऐसी बात होती थी? वो तो सर डेली ही होती थी। मेन बात है कि 2021 के बाद से मैं लगातार फेल ही हो रहा था। मतलब 22 में भी फेल हुआ, प्रीलिम्स ही नहीं निकला 22 में। 21 का मेंस लिखने के बाद 22 में प्रीलिम्स नहीं निकला, 23 में भी प्रीलिम्स नहीं निकला। तो मैं बार बार ये सोचता था कि पता नहीं कौन सी गलती हो रही है। मैं अपने पापा से भी बोलता था। 23 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा। तो पापा ने बोला कि तुम 99% पहुँच चुके हो, बस 1% बचा है। और मम्मी भी हमेशा मोटिवेट करती थी कि हो जाएगा, थोड़ा सा ही है, बस एक बार और ध्यान दे दो। दीदी भी बोलती थी, सब लोग यही बोलते थे कि तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, बस एक बार और कोशिश करो। तो यही सब लोगों ने मोटिवेट किया। इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि एक बार 24 का अटैम्प्ट पूरे मन से देते हैं, या लास्ट ही अटैम्प्ट होगा चाहे जैसे भी जाए। तो मैंने इसी बेसिस पे सर तैयारी की, भगवान ने साथ दे दिया इस बार से। अगर मैं विनय आपसे बात करूं, जैसे आज के बच्चे हैं, आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बीएड कर लेता है, बीटेक कर लेता है, मतलब एक मेरे पास ये है ना कि अगर मैं वो तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं उसको अचीव नहीं कर पाया तो ठीक है यार मैं टीचर ही बन जाऊंगा, इंजीनियर ही बन जाऊंगा। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है यार एक रास्ता वही है, उस पर आप चल निकले। अगर प्लान बी के बारे में मैंने सोचा था, कई बार मैंने सोचा, और मन में भी आता था कि कुछ करना चाहिए, घर में भी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी कुछ। लेकिन वही बात है, पापा ने बोला कि नहीं है, कोई बात नहीं, जब तक लगेगा कोई बात नहीं, मैं तुम करो, बस मैं ध्यान दे रहा हूँ सब कुछ, उसकी कोई चिंता मत करो कि फैमिली बर्डन है या प्रेशर है कुछ। किसी की तरफ से कभी प्रेशर ही नहीं आया। तो इसी वजह से मैं एक ही तरफ लगे रहा, भगवान ने फिर इसलिए साथ दिया सर। अभी मैं कहूँ बचपन में जब आपने कहा कि आपका सपना था कि पिताजी आर्मी में हैं, देश की सेवा करनी है, और वहां से मैं कहूँ अभी का जो सफर रहा, आपकी सफलता के पीछे कौन है ऐसा जो कि आपके पीछे ढाल की तरह उखड़ा था? सर बैठे हैं सामने, सर पापा ही हैं।
उन्होंने इस मतलब मुझे हर जगह से बचा के रखा, मतलब कहीं जाने नहीं दिया, कहीं मतलब किसी रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया। मतलब वो चाहते थे कि तुम बचे रहो, तुम अपनी प्रिपरेशन करो, कोई कुछ बोल देगा या फिर कोई कुछ कर लेगा, बताएगा कुछ, मान लीजिए गलती से कोई डिमोटिवेट ही कर दिया तो आपको अंदर से जो आप सोचते हैं आपका अपने आप को आप लो फील कराते हैं उसके बाद। तो पापा ने हमेशा बोला कि नहीं तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। मम्मी भी हमेशा यही ध्यान देती थी। तो मम्मी पापा मेरे घर के सभी लोग जो हैं उन लोगों ने इतना मेरे को शील्ड किया हमेशा से कि तुम अपने पे ही ध्यान दो, तुम अपने अच्छे से कर सकते हो, बस अपने भरोसा रखो, भगवान भरोसा रखो। मम्मी बोलती थी कि भगवान दयालु होते हैं, दया करेंगे, तुम बस अपना काम करते रहो। तो वही सर, उसी पे मैं रहा। मम्मी पापा ने हमेशा साथ दिया और घर में जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स के अलावा दीदी लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया। ये सभी लोग शील्ड की तरह रहे, हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे, इसीलिए हुआ सर। अभी गाजीपुर जनपद के बहुत सारे बच्चे मुझसे मिले एज ए सोशल मीडिया से। अब विनय कुमार उपाध्याय को अब लोगों ने देखा, अब परिवार या फिर आप अपने गांव भी गए थे, गृहपुर आप गए थे, कबीरपुर से आप फिर गाजीपुर, आप यहीं पे रहती हैं आपकी पूरी फैमिली। मैं आपसे कहूं जो बच्चे आज देख रहे हैं ये कहते रहे कि नहीं मुझको विनय भैया जैसा बनना है यार, मुझको भी पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है। ऐसे में बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि दिल से वो अब बच्चों में वो है कि यार मैं कर सकता हूँ, वो तैयारी कैसे करें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कहते हैं यार मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, आपकी वो तैयारी क्या थी, दैनिक दिनचर्या क्या थी? मैं तो पहले से डिसाइड कर लेता था, मतलब स्टार्टिंग होते ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको पूरा मतलब कंप्लीट करिए पूरी तरीके से। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको देखिए। अगर आप प्री मेंस दोनों की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का तो आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, मेंस के लिए आपको उससे रिलेटेड जितने एनालिटिकल चीज़ें होती हैं वो देखना पड़ेगा कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो उसमें यूज़ हो रही हैं, आपका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कैसा होना चाहिए जो आप आंसर राइटिंग करते हैं। और मेक श्योर करिए कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप गवर्नर टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो आपने उसका प्रीलिम्स वाला पार्ट तो देख लिया कि कौन से आर्टिकल में है क्या चीज़ है, पर जो उसका मेंस वाला पार्ट है उसको भी आप देखिए कि गवर्नमेंट में क्या बोला गया है, नीति आयोग की क्या रिपोर्ट है, या फिर आप ये देख लीजिए लॉ कमीशन का क्या रिपोर्ट है। उसको एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जितना अच्छा आपका नोट्स बनेगा उतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन होगी, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। कोई भी एक टॉपिक करिए, उसका प्रीलिम्स वाला पार्ट देख लीजिए और मेंस से रिलेटेड देख के 2-3 आंसर राइटिंग कर लीजिए, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं। टॉपर्स कॉपी देखिए, कोई भी बच्चा है जो यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के बारे में सोच रहा है उसको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। सिलेबस पहले पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि अगर आप पीसीएस का देख रहे हैं तो सिलेबस बहुत वास्ट है, लोग हमेशा डाइवर्ट हो जाते हैं, एक तरफ जाते हैं फिर वो कहीं और ही चले जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट सोर्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, आप 1-2 बुक पे आप स्टिक करिए, उसको बार बार मल्टीपल रिविजन करेंगे तो ये हो सकता है सर। अभी आज के समय में सोशल मीडिया की मैं बात करूं, कोई अछूता नहीं, लेकिन अगर मैं विनय से पूछूं सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनी? दूरी का सर, जो 2021 का अटेम्प्ट था मेरा, जिसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, 17 नंबर से रुक गया था, उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था, जब मुझे पता चला था कि मेरा मार्क्स बहुत कम मार्क्स से रुका है, तो मैंने सोचा कि अब मैं यूज़ नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। तो मैंने जनवरी के ही स्टार्टिंग में 2022 में ये डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, अब कुछ भी नहीं रहेगा, सबको मैंने इंस्टॉल कर दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया था। और फिर स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत होती है 10-15 दिन, लेकिन उसके बाद आदत बन गई थी कि हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह मैं पढ़ता था और मान लीजिए शाम हो गई या रात हो गई, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है तो मैं यूट्यूब पे मैचेस देख लेता था या हॉटस्टार पे जिस पे भी है, तो मैं इसी तरह रखता था अपना। कुछ ना कुछ तो लग्जरी टाइम होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये नहीं है कि फ़ोन आपको डिक्टेट करे, आप फ़ोन को डिक्टेट करेंगे कब आपको यूज़ करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए सर। थोड़ा सा मेंटली आदमी स्ट्रांग रहता है तो ये सब काम हो जाता है। कभी वो समय हो जब पिताजी से आपकी हमेशा बात होती थी, आपने बताया यार ठीक है आज अकेले रहना है, आज यार कर सकता था मैं, कोई वो समय, कोई वो लम्हा जो आज आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहेंगे, जो आपने अपने पिताजी को भी नहीं बताया कि यार वो मैं कर सकता था, कुछ वैसी कुछ लम्हे, कुछ यादें? मुझे ऐसा लगता है सर कि 2021 का जो मेरा अटेम्प्ट था, उस समय मेंस के टाइम में मेरे पास टाइम था, अच्छा टाइम था। मुझे सबने बोला था कि आंसर राइटिंग करो, प्रैक्टिस करो, पर मुझे लगता है मैंने अपना 100% उस समय नहीं दिया था। मेरे सबको लग रहा था कि हो जाएगा, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी वो फीलिंग आती है कि अगर मेरा उस समय हो जाता तो मैं 4 साल पहले ही रहता। तो वो गट फीलिंग हम मतलब वो जो अंदर से एक होती है कि क्या मतलब कुछ मिस हो गया, वो इस बार मेरे लिए काम आई, क्योंकि 22 में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, 23 में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। तो जब दोनों टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैं भगवान से ही बोला था क्या आपने मुझे एक ही बार मौका दिया था क्या 21 वाला मीन्स कि वो हो नहीं पाया। अब मैं इसलिए लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था कि क्या भगवान ने एक ही बार मौका दिया और मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब 24 का प्रीलिम्स निकला तो मैंने अपने आप को एक चीज़ बोल दी थी कि ये लास्ट है, अब की बार मैं कोई भी वो नहीं करूँगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए।
तो फिर उसी को मैंने अपना इंटरनल मोटिवेशन बनाया था कि इस बार नहीं रोना है कि क्यों छूट गया, वो एक अंदर से रहता है कि और अच्छा कर सकते थे। तो इस बार मैंने अपने आप को उससे सेव किया थोड़ा। अगर मैं जब आप ज्वाइन करेंगे जी। प्रशासनिक सेवा में, क्या ऐसा है जो आप गांव में देख पाते हैं, या ऐसे कभी ऐसा मौका मिला? अभी तो बड़ा सफ़र है आपका और बहुत कुछ आपको हासिल करना है, क्या है जो आप बदलाव चाहेंगे? अगर मैं थोड़ा सा। सर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। टाइम से जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें बहुत गैप है। जो डेटा गवर्नमेंट के पास है और जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हो रहा है उसमें गैप देखने को मिलता है। प्लस क्या है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके और जो लोग हैं उनके बीच में भी कुछ लोग हैं, इंटरमीडियरीज हैं जो रोकते हैं उनसे मिलने के लिए। तो मुझे लगता है एज अ सिविल सर्वेंट अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ज़्यादा एक्सेसिबल होना चाहूँगा, लोगों से पहले जानना चाहूँगा कि असली में रूट प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक सबका कोलैबोरेशन एक साथ नहीं हुआ तब तक गवर्नमेंट स्कीम सही से उतरेगी नहीं सर, मुझे ये लगता है। विनय, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरा वीडियो लेने का मूल ये था कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं कब बहुत बच्चों से बात करता हूँ जो बच्चे इलाहाबाद या दिल्ली या पटना तैयारी करते हैं, कहते हैं भैया 5 सीट है, 10 ही है, वैकेंसी है, नहीं हो पाएगा, बड़े बच्चे हैं, बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन वैसे उस भीड़ से विनय कुमार उपाध्याय कैसे निकले आप? वो बच्चे कैसे निकले? स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगता था कि 5 सीट है कैसे होगा, 10 सीट है या फिर 100 सीट है, इतने में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर इसके बारे में सोचेंगे तो फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, दूसरे से बेटर करना है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि सीट ही कम है तो कैसे होगा, ये सोच के बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेटर है कि आप उनसे एक एज आगे निकल जाएँ। तो मैं तो यही सोचता था शुरू में, मैं भी यही सोचता था कि कैसे होगा, लेकिन बाद में फिर माइंडसेट चेंज हो गया कि अब करना ही है किसी तरीके से, तो सीट से क्या मतलब है, जितना भी हो किया जाएगा उस तरीके से। आपकी सफलता में कोई गुरुजन रहे हो जो पीछे आपको ट्रीट किया हो, बताया हो? अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना आप उनसे बात करते थे या फिर वो उनको समझाते थे, क्या कोई ऐसा था? मैं मतलब प्रीलिम्स के लिए तो मैंने खुद से ही किया था। एक आध कोचिंग्स हैं जिनके हेल्प मैंने ली थी, तो वो सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मेन हेल्प किया है मेंस के लिए। मेंस में मैंने मेक आईएएस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, जो मैं घर ही से यहाँ से ऑनलाइन बैच था वो, उसमें टेस्ट सीरीज़ थी, 140 टेस्ट सीरीज़ थी, उसको मैंने ज्वाइन किया था। तो उनके यहाँ से सुबह डेली 8 बजे क्वेश्चन पेपर आता था, मैं शाम तक अपने से सॉल्व करके उनको भेजता था, 1-2 दिन में मुझे रिव्यू मिल जाता था। तो मेक आईएएस इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे आंसर लिखने में, कैसे आंसर को और अच्छा करते हैं, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होना चाहिए, बॉडी कंक्लूजन कितना अच्छा होना चाहिए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी ही मेंस टेस्ट सीरीज़ की वजह से मेरा इतना मार्क्स आया सर। अभी मैं सोशल मीडिया पे देखा, मतलब जिसे विनय कुमार उपाध्याय मिले नहीं, कभी देखा नहीं, जब सफलता आप पा लेते हैं फिर वो लोग आते हैं, स्वागत करते हैं, और कैसा लगा? पूरे जनपद ने क्या, आज पूरी दुनिया देख रही है आप? सर अभी तो क्या बताऊँ सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रीम है कोई, वो पूरा हो गया है, और कभी कभी तो मुझे खुद ही नहीं लगती, रियलाइज़ होता है कि ये हो भी गया है। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कर दिया। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा बस, और सबको धन्यवाद है कि सब लोगों ने इतना आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए सर। दोस्तों, एक सीधी बातचीत विनय कुमार उपाध्याय के साथ, यूपी पीसीएस में 14वीं रैंक, और अभी मैं बात कर रहा हूँ, और परिवार वालों से भी मैं सीधी बात करूंगा, उनके पिताजी हैं या माताजी हैं। दोस्तों, एक ऐसा इतिहास, जिस सपने को आप बुनते हैं, सपने को कैसे साकार किया जाता है, उसके लिए विनय ने पूरी शिद्दत से मदद की, और आज इनको कहा जाएगा एसडीएम साहब। कैसा लगता है खुद को सुन के सर? अभी बना नहीं हूँ सर, लेकिन सुन के तो अच्छा ही लगता है सर, क्या कहें। बस अब देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग वेनिंग हो जाए उसके बाद ही कुछ पता चले। दोस्तों, सीधी मैंने बातचीत की, और ट्रेनिंग के बाद भी मैं जरूर, जब इनके पास समय रहेगा, मैं जरूर एक बार आऊंगा। उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो लेने का प्रयास किया जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो थक हार जाते हैं। विनय ने बताया कि सफलता के पीछे माता पिता का वो पूरा सहयोग। आपने इतना समय दिया विनय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।